हाँ, आज हम आप अध्ययन करने वाले हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का, है ना। पूर्व वीडियो में आपके साथ हमने केंद्र राज्य विधायी संबंधों का अध्ययन किया था। केंद्र राज्य विधायी संबंध अगर हमने उस चैप्टर को सही तरह समझ लिया है तो इन दैट केस जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध वो बहुत कुछ हम उसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। हमने केंद्र राज्य विधायी संबंधों के अंतर्गत पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारे संविधान के द्वारा 7वीं अनुसूची के माध्यम से शासन के विषयों का विभाजन 3 जो है सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया था जिन पर कानून निर्माण का कार्य जो है केंद्र सरकार को करना था। राज्य सूची में ऐसे 66 विषय रखे गए थे जिन पर विधायन या कानून निर्माण का कार्य वो प्रदेश सरकारों को करना था। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय थे कि जिन पर कानून निर्माण का काम दोनों को करना था। यहाँ हमें एक बात याद रखनी है जो अलग हो रही है कि समवर्ती सूची पर प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत कानून निर्माण का काम राज्य करेंगे, प्रादेशिक सरकारें करेंगे। ठीक है। आप देखें केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, हम आप देखें कि जो केंद्र सरकार है उसकी प्रशासनिक क्षमता और प्रशासनिक लिमिट वो पूरा देश है। पूरे देश स्तर पर वो प्रशासनिक निर्णय लेगी। वहीं जो प्रदेश सरकारें हैं उनका प्रशासनिक जो डिसीजंस होंगे वो केवल प्रदेश की सीमा तक रहेंगे, है ना। तो आप देखें हमारे संविधान के द्वारा विधिवत केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन भाग 12 भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 256 से 265 तक बहुत विस्तार के साथ किया गया है। यहाँ हम आप देखें, एक तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो संघ सूची में जो विषय थे ये बात सही है कि उन पर कानून निर्माण का काम जो है केंद्र सरकार को करना है, लेकिन केंद्र सरकार की जो परिधि है वो कोई अलग तो है नहीं। उसको ये सारे निर्णय जो है वो राज्यों में लागू होने हैं। तो राज्य किस प्रकार से उसके प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन करेंगे ये बात हमें समझनी है। तो आप देखें यहाँ अनुच्छेद 162 है ना, 162 में यह बात कही गई है संविधान में कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है मुख्यतया उसकी विधायी शक्ति के समान विस्तारवान है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो विधायी संबंधों के अंतर्गत जो संघ सूची और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषयों का विभाजन किया गया था, तो संघ सूची के जो विषय हैं चाहे वो रेलवे हो, चाहे रक्षा हो, चाहे विदेश नीति हो, उनका जो विस्तार है वो विधायी शक्ति के समान ही होगा कि जैसा जैसा विधायी जो लिस्ट में जो संघ सूची में वर्णित है ना, और समस्त पूरा राज्य होगा। अनुच्छेद 73 में ये बात कहेंगे कि विधायी शक्ति की सीमा संसद की विधायी शक्ति में ही निहित होगी, क्योंकि जो हमारी संसद है वो पूरे देश के लिए है ना। तो वो जो भी विधायन का काम करेगी, जो भी कानून बनाएगी वो पूरे देश के लिए बनाएगी। अब वो बात अलग है कि प्रदेश में प्रादेशिक सरकारें स्थित हैं, तो उनका ये दायित्व है कि केंद्र द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा जो भी विधान, जो भी कानून बनाया जाए उनका अनुपालन और उनका क्रियान्वयन ये सुनिश्चित करें। कौन? प्रादेशिक सरकारें। नेक्स्ट हम आप देखें, यहाँ से शुरुआत होती है अनुच्छेद 256 से कि राज्यों की व संघ की बाध्यता, किस बात को बाध्यता रहेगी कि इन संघ और राज्य सूची में जिन विषयों का वो लागू किया जा रहा है तो संघ उनका विधिवत जो है अनुपालन करेगा 256 के तहत, है ना। और इसके अलावा राज्य भी बाध्य हैं कि संघ द्वारा जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उनका वो अपने प्रदेशों में क्रियान्वयन करें, अन्यथा की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी, ये कहते हुए कि उस राज्य की सरकार संविधान सम्मत ढंग से काम नहीं कर रही है।
इसकी वजह यह है कि केंद्र द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन जो है राज्य की सरकारें नहीं कर रही। नेक्स्ट अनुच्छेद 257 में आप देखें कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। तो आप देखें कुछ दशाएं वो कौन कौन सी हैं। एक तो हम आप देखें कि चूंकि केंद्रीय संसद को पूरे देश के लिए विधान बनाने का अधिकार है, तो ऐसी कंडीशन में वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, है ना। तो आप देखें वो दशाएं कौन कौन सी हैं। एक तो ये है कि अगर आपातकाल लग गया 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रदेश है, जो राज्य सरकारें हैं और राज्य के जो विधानमंडल हैं, उनके कानून निर्माण की ताकत जो है वो केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा 300 अगर 60 वित्तीय आपातकाल की स्थिति है, तब भी फिर विधायन का काम जो है वो संघ करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर समझता है कि कोई विषय ऐसा है जिसको, या राज्यसभा ऐसा सोचती है कि राष्ट्र सूची का वो विषय केंद्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार को, केंद्रीय संसद को उस पर कानून बनाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, ठीक है। तो ये जो बाध्यता है यानी मजबूरी है ना, तो इसमें हमें समझना है कि वो कौन सी दशाएं हैं। आपातकाल की कंडीशन है, राज्यसभा ऑफर दे रही है, या कोई 2 या 2 से अधिक राज्य कह रहे हैं कि हमारे इन राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय संसद कानून बना दे, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्रीय संसद उनके लिए कानून बनाएगी और उन राज्यों को इसका अनुपालन करना होगा। अनुच्छेद 257 में कहा गया कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण रहेगा, कुछ दशाओं में। अब आप देखिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स केंद्र सरकार करती है। विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री टूर पे जाते हैं और वहाँ पर आप देखें दोनों सरकारों के जो शासनाध्यक्ष होते हैं उनके बीच कुछ एग्रीमेंट होते हैं। तो अगर किसी राज्य सूची के विषय को लेकर एग्रीमेंट, बिजनेस को लेकर, व्यापार, आयात निर्यात को लेकर के अगर कोई निर्णय हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों पर फिर संघ का नियंत्रण वहां पर हो जाएगा, क्योंकि सरकार वहां आश्वासन दे आई है ना। तो इसके अलावा आप देखें अनुच्छेद 258, इसमें दिया है कि कुछ दशाओं में संघ द्वारा राज्य की शक्ति प्रदान करने की शक्ति। यहाँ आप देखें केंद्रीय संसद अगर कोई ऐसा विधान बना ले रही है, कोई ऐसा कानून बना ले रही है कि जिसमें वो चाहे कि हम फला राज्य को या राज्यों को ये शक्ति हम हस्तांतरित कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वित्तीय संबंधों के अंतर्गत, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि कुछ समय पहले तक संविधान के लागू होने के बाद तक केवल 2-3 क्षेत्र ऐसे थे और 2-3 ऐसे कराधान थे जिन पर बाकायदे जो है केंद्र सरकार का ही नियंत्रण रहता था और राज्यों को वितरण नहीं होता था। लेकिन आप देखें फिर 1980 के बाद इस तरह का एक वित्तीय निर्णय लिया गया कि लगभग संघीय जो टैक्स लिए जाते हैं उनमें से अधिकांश से पैसा लेकर के और राज्यों को वितरित कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि अगर संघ चाहे तो राज्यों को शक्ति प्रदान कर सकता है ना। केंद्रीय संसद अगर कोई निर्णय ले रही है तो वो राज्यों को सहूलियत प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 260 में है कि भारत के बाहर के देशों पर संघ की शक्ति। अब हम आप देख रहे हैं कि देश के बाहर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण है, राज्य सरकारों का नियंत्रण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप देखें हमारे देश के पूंजीपति देश छोड़कर भाग गए। नीरव मोदी नाम ले, नीरव मोदी गया, इसके अलावा विजय माल्या गया, तो ललित मोदी गया। तो ये जो आप देखें ये छिप गए जाकर, कोई लंदन में छिपा, कोई अमेरिका में छिपा। तो यहाँ पर आप देखें केंद्र सरकार जो है बाकायदे भारत के बाहर के देशों पर भी संघ की शक्ति रहेगी। वो बात अलग है कि विजय माल्या अगर गुजरात या महाराष्ट्र का था या नीरव मोदी का संबंध गुजरात से था, तो वहाँ गुजरात सरकार स्टेप नहीं उठाएगी। कौन उठाएगा? संघ, केंद्र उठाएगा, है ना। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 261 में ये कहा गया कि सार्वजनिक कार्य, अभिलेख व न्यायिक कार्रवाइयाँ।
न्यायिक कार्रवाइयों को और ये अभिलेख संबंधी कार्यों में हम आप देखें कि जो न्यायपालिका है उसे विधायिका से पृथक कर दिया गया है ना। न्यायपालिका जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वगैरह है वो कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, और हमारी न्यायपालिका एकीकृत है, सोपानीकृत है, और उसका पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर अलग है ना। और उस पर केंद्र सरकार या जो संघीय कार्यपालिका है उसका ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो अनुच्छेद 261 में कहा गया कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख जो भी है वह न्यायिक जो कार्रवाइयां हैं उनको जो है इन सूचियों से बाहर रखा जाए, क्योंकि न्यायपालिका का जो दायित्व है वो अलग है। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 262 में ये बात कही गई है कि संसद को ये प्राधिकार होगा कि अंतरराज्य जो नदियां प्रवाह कर रही हैं 1, 2, 3, 4 राज्यों से गुजर रही हैं, तो उन पर अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो केंद्रीय संसद लेगी। कौन लेगी? केंद्रीय संसद लेगी। और इसके अलावा जो नदी घाटी परियोजनाएं है ना, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन पर भी विधायन का काम केंद्रीय संसद करेगी, है ना। और हम लोग देखते हैं कि कई नदी घाटी परियोजनाओं में 2-3 राज्य इन्वॉल्व है ना, लेकिन उनके बीच जो भी बंटवारा होना है, पानी का बंटवारा होना है या और बहुत सारे निर्णय लिए जाने हैं, है ना, नदी घाटी परियोजनाओं को ज़्यादा उच्चीकृत करना है, तो वहाँ पर ये सारा काम केंद्रीय संसद करेगी। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि केंद्र सरकार एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगी। अंतरराज्यीय परिषद जो कि अनेक राज्यों को लेकर या सभी राज्यों को लेकर एक परिषद बनाएगी अंतरराज्यीय, जिसमें सारे राज्य इन्वॉल्व होंगे। प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे और टाइम टू टाइम ये अंतरराज्यीय परिषद की मीटिंग होती है, और वहां पर आप देखें राज्य अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को जो है शेयर करते हैं, और जो केंद्रीय कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री उसके मुखिया हैं वो उस डिसीजन को, इवन गृह मंत्री भी हमारा बैठता है। तो यहाँ पर ये सारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 263 में कही गई। अनुच्छेद 307 में कहा गया कि संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश जो है निर्यात का काम यहाँ कुछ व्यापारी कर रहे हैं, है ना, या किसी भी प्रदेश से आप देखें एक्सपोर्ट किया जा रहा है और इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उस काम को भी केंद्रीय संसद ही डील करेगी। कौन करेगा डील? आयात निर्यात को डील करने वाली संस्था केंद्रीय संसद है, उसके लिए विधायन कंट्रोल करने के लिए हमारी केंद्रीय संसद जो है करेगी। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात कही गई है, और ये ताकत राज्यसभा को दी गई है। किसको? राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत ये कंपटीशन में, यूपीएससी में और तमाम कंपटीशन में अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का राइट राज्यसभा को दिया गया है कि राज्यसभा इस पर पहल करेगी, ठीक है, और उसके बाद केंद्रीय संसद इसके बारे में विधायन या कानून निर्माण का काम करेगी। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये जब आपातकाल लागू होंगे तो उस पर सारी शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी, और राज्यों के, राज्य सरकारों और राज्य विधानमंडलों के जो विधायी शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाएंगी, है ना, सीमित हो जाएंगी और लगभग में क्षीण हो जाएंगी। अनुच्छेद 339 इस बात को कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, करीबन 10 स्टेट्स के आसपास ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए, तो उनके लिए विधायन करने का काम केंद्रीय संसद करेगी, प्रदेश सरकारें नहीं करेंगी। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। निर्वाचन आयोग के गठन का ये हमारे संविधान में उल्लिखित है, लेकिन इस पर जो भी नियम और उपनियम बनाने हैं वो कौन करेगा? केंद्रीय संसद करेगी, है ना। प्रादेशिक सरकारें इसके बारे में निर्णय नहीं लेंगी। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 148 इस बात की गारंटी देता है
और इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। और आप देखें, ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय संसद को सौंपेगा और इसके बारे में जो भी आदेश, प्रत्यादेश, विधायन, वो सारा का सारा काम जो है वो केंद्रीय संसद करेगी। उसके अधिकारों को कर्टेल करना है या उसके अधिकारों को बढ़ाना है, समय सीमा उसकी बढ़ानी है, टाइम पीरियड, वर्किंग पीरियड, तो वो जो भी निर्णय लेगा वो केंद्रीय संसद लेगी। तो आप देखें, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत आज हम लोगों ने देखा कि किन मामलों में केंद्रीय संसद का प्राधिकार रहेगा और वो कौन से मामले हैं जिन पर राज्य सरकार जो है कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन यहाँ ये देखा हम लोगों ने विविध अनुच्छेदों में कि वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर केंद्रीय जो विधान, राज्य के जो विधान मंडल हैं उनकी शक्तियों को सीज कर लेगी कौन? केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय संसद कर लेगी। तो इस तरह से हम आप देखें कि आज हम आपने एक बात ये भी याद रखना है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर एक नए वीडियो का निर्माण होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।